जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान अदनान हैदर। प्रोग्राम खबर नशर और हम नुसरत जावेद के साथ सब कल जैसे हम जिक्र कर रहे थे सरदार अख्तर मेंगल के हवाले से कि बलोच इलाकों की वाहिद मुअस्सर आवाज़ है इस वक्त जो मुंतखब नेशनल असम्बली है और उनका इस्तीफ़ा, जिस पर हम दोनों ने बहुत दुख हम दोनों को था, उसका इजहार भी हमने किया। जो शख्स बलूचिस्तान के मसले को समझता है, जमहूरियत का दर्द महसूस करता है, उन सबको इस इस्तीफे का शदीद अफसोस और दुख था। अच्छी बात यह थी कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों ने आज बनाने की कोशिश की। दोनों के अलग-अलग आला सतही वफ्द उनके लॉज के अंदर, उनके घर मतलब जो इस्लामाबाद में, वहां गए। लेकिन जो मैं समझना चाह रहा हूं, कल भी मैं पूछना चाह रहा था बार बार आपसे कि क्यों उन्होंने इस्तीफा दिया। आपने कुछ वजूहात बताई। आज सरदार अख्तर मेंगल को उन्हीं वजूहात पर उन्हें राजी करने का कहा गया कि जो आप चाहेंगे, जैसे आप चाहेंगे, आपको मौका भी दिया जाएगा और आपकी बात सुनी जाएगी। मगर अख्तर मेंगल साहब माने नहीं है सर। ये इस कदर सख्त हो गए हैं, मैं समझ नहीं पाया ये बात। क्या वो वाकई नहीं मानेंगे या हुकूमत और अपोजिशन दोनों नाकाम हो गए उनको राजी करने में? मेरी दिल से ये ख्वाहिश है कि अख्तर मेंगल साहब जो हैं सर, इंतहाई दयानतदारी से, मैं चाहता हूं दिल की अथाह गहराइयों से कि अख्तर मेंगल साहब जो हैं वो कौमी असम्बली में वापस आ जाए। समझ आ गई? मतलब इस्तीफा वापस ले लें, आप भी यही चाहते हैं? ठीक है, निहायत। लेकिन मुझे ये शक पड़ रहा है कि उनके लिए मुश्किल हो रहा है। मैंने आज का प्रोग्राम करने से पहले आपकी भी मदद मेरी शामिल हाल रही। हम दोनों ने खुशदार वर्ड वहाँ के लोगों से बात की है ना, जितने मुमकिन हम जा सकते थे कहीं ग्रास रूट्स लेवल के ऊपर, हमने उनसे रब्ता किया। यहाँ इस्लामाबाद में बैठे वहाँ लोकल लोगों से भी हमने की। और ये भी आप याद रखें कि लोग आजकल टेलीफोन पे बात करते हुए कितने मोहतात होते हैं। लेट्स फेस, ठीक है ना बात। अब वहां पे जो रिएक्शन आया है, वहां पे इनको बेतहाशा पजीराई हुई है इस फैसले की। वो लोग भी जो कि इनके मकामी सतह पर मुखालिफ थे, इनके हल्के में उन्होंने भी जो है वो गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि जी, उसमें सबसे अहम बात ये की जा रही है कि ये जब वाक़यात हो रहे थे तो उन्हीं दिनों में ज़िला खुशदार ही के 4 नौजवान जो हैं वो लापता हो गए थे और बादज़ा उनकी लाशें वसफ़शुदा मिले, तो जिनका जिक्र उनका चूंकि इन्होंने जिक्र किया था। अब उसमें प्रॉब्लम ये हो रहा है, एक थोड़ा सा बस, इनके वालिद साहब भी जो है वो काफ़ी ज़िद्दी आदमी हैं। सरदार अताउल्लाह मेंगल, अल्लाह बख्शे उन्हें, जिनका आपने जिक्र भी परसों किया, वो जनरल ज़िया के मार्शल लॉ के बाद काफ़ी अरसे के लिए लंदन चले गए थे। वहाँ उन्होंने कुछ अरसा वो कॉन्फेडरेशन वगैरह बनाने की बातें भी की, बजाय फेडरेशन के मुमताज़ भुट्टो और अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा के साथ मिलके। उसके बाद लेकिन जब वो वतन लौटे तो वो बिल्कुल गोशा नशी हो गए थे। मैंने बतौर सहाफ़ी कभी भी, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ, कि कभी किसी चीज़ के लिए मैंने कोई लॉबिंग नहीं की। यानी कि आइडिया थ्रो किया लेकिन उसको परसू नहीं किया। एक वाहिद आइडिया था, जब 2013 में हुकूमत तब्दील हुई तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि सरदार अताउल्लाह मेंगल साहब को पाकिस्तान का सदर बनने के लिए रजामंद किया जाए। और मुझे खुशी हुई कि इस बात को नवाज शरीफ साहब के हलकों तक ये बात गई और मियाँ साहब ने अताउल्लाह मेंगल साहब से राबिता किया। और लेकिन अताउल्लाह मेंगल साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, जी हाँ, और अताउल्लाह मेंगल साहब ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का सदर और वजीर आज़म होना बेमानी है, अख्तियार कहीं और है। ये उनका यानी रिकॉर्ड की बात, ये 2013 में उन्होंने कहा, ये यानी रिकॉर्ड की बात है। उन्होंने कहा बहुत शुक्रिया। फिर मैंने उन्हें अपने शो में भी लिया और उन्होंने यही बातें ज़्यादा तफसील के साथ मेरे साथ बयान की। अब हमारे पंजाबी का एक मुहावरा है कि नौजवान बेवा जो है वो बेचारी अपने फेट से तो रिकनसाइल करने को तैयार हो जाती है, लेकिन महल्ले के औंतरे मुंडे नहीं रहने देते।
हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा मसला ये हुआ है वो ये हुआ है कि सोशल मीडिया पर एक ख़ास मखलूक नाजिल हो चुकी है जो ये समझती है कि वो यूथ बल्ज के नुमाइंदे हैं, उनके जहन बड़े ताज़ा हैं, बहुत फ्रेश हैं। और बखुदा अगर वो मेरे साथ बैठ जाए ना तो मैं उन्हें कहूँ कि यार ये बलूचिस्तान का नक्शा है, इस पर शहरों के नाम नहीं है, मुझे 3 काम कर दो, मुझे डॉट्स लगा दो कि कल्लात कहाँ है, मस्तूम कहाँ है, हाँ? और तुर्बत कहाँ है। ये वर्ड किसकी तहसील है? बखुदा नहीं बता पाए। अब वो बाकायदा उनमें से कुछ लोग जो हैं उन्होंने अपने आप को अपने तय ये फर्ज कर लिया है कि वो 5वीं पुश्त की अबलागी जंग लड़े चले जा रहे हैं। हालांकि कोई अब उनका वाली वारिस नहीं है। वो जिन्होंने अबलागी जंग बनाई थी वो खुद आजकल ये के मुश्किल में है। बहरहाल और कहा जी ये सब ऐसे ड्रामा लगा रहे हैं अख्तर मैंगल, इन्होंने देखा ये इनकी दुकान चल रही थी वो मिसिंग पर्सन्स के हवाले से और वो केस तो जो है वो उचक लिया डॉक्टर महरंग ने, इनके पल्ले कुछ नहीं रहा। अब ये अटेंशन अपनी सीख करने के लिए ये बाकायदा एक कैंपेन चलाई जा रही है। सर अब आप मुझे बताइए, मैं पूरी दयानतदारी से कहता हूं कि तहरीक इंसाफ जो इनके पास गई है निहायत खुलूस से गई है, हुकूमत भी निहायत खुलूस से गई है। अच्छा, और खाली हुकूमत नहीं गई है। देखिए हमारे यहाँ मुसीबत यह है कि लोग बारीकियों में गौर नहीं करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जैकबाबाद के बलोच एजाज झाकरानी को भेजा है उसी वफ्द में, जो यानी कि ये साहब के साथ थे। बाबू मुस्लिम लीग नून का वफ्द नहीं है, ये पीपल्स पार्टी का भी है। फाइन, सही कह रहे हैं। और उसमें भी एक बलोच को भेजा गया है कि यार जाओ जाके मनाओ, वरना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती कि जी हमारा हुकूमत का मसला, हमारा तो चीफ मिनिस्टर है वहां पे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि वो जो मुतालबात कर रहे हैं वो तो मान रही है ना हुकूमत। मेरा तो यही बुनियादी सवाल है। ये कह रही है कि आप बलूचिस्तान पे जो भी खताब करना चाहेंगे खुल के करिए, आप खुल के करिए। तो फिर यही कल मुतालबा। अदनान, तुमने जो मुझे बुरा भला कहना है बिस्मिल्लाह, बात है साहब। प्राइम मिनिस्टर आपकी बात सुनेंगे, ये भी कुछ आया है राना सनाउल्लाह साहब ने, क्या करें कि मसाइल को हल करने की कोशिश की जाएगी। बस मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि अगर मैं दोबारा कह रहा हूं, देखो वतन अजीज में अरसा हुआ एक तरमीम हो चुकी है जिसे 18वीं तरमीम कहते हैं, सूबाई खुद मुख्तियारी। उसके तहत अख्तियारात जो हैं नाम निहाद तौर पर वो कहाँ मुंतकिल हो गए? सूबों में। अगर कोई वाक़यतन अख्तर मैंगल साहब के जख्मों पे मरहम रखना चाहता है, उनको रजामंद करना चाहता है, तो कौन रोक रहा है बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर को कि वो एक जहाज पकड़े? अपना ही उनका तो जहाज है। उनके मुतालबात अख्तर मैंगल साहब के वफाकी हुकूमत से हैं। अच्छा, कोई तरक्याती स्कीम फंसी हुई है? नहीं, बलूचिस्तान के मसाइल वफाकी हुकूमत सुने, इसमें सूबे का तो कोई लेना नहीं। अच्छा, सूबे से मैं तो यही समझा। अच्छा चलो, अच्छा ये बताइए कि सूबाई वजीर आला सरफराज भुट्टी साहब, सर, उनका कोई बयान आया है? नहीं, कोई बयान नहीं आया कि ये आए नहीं, इस तरह मत करें, नहीं। ठीक है हमारे उनके सियासी इख्तिलाफ नहीं, कोई ऐसा बयान नहीं है। हमारी नुमाइंदगी होनी चाहिए, ठीक है वो मेरी जमात से ताल्लुक नहीं रखती। आपका मानना है कि वो बलूचिस्तान हुकूमत इनको राजी कर सकती है? नहीं, इनके मसाइल सुन सकती है। तो मिसिंग पर्सन का मामला जो है वो तो कहीं ना कहीं लिंक्ड वफाक से है ना सर। सर एक बात हो गई ना, लेकिन अगर फर्ज करें कि अगर वो कहें कि सर ठीक है आपके साथ इख्तलाफात हैं, मेरे नज़रियाती इख्तलाफात हैं, मैं आपकी एक बात से भी एग्री नहीं करता हूँ वगैरह वगैरह वगैरह, उसके बावजूद सर आप एक कदागर आदमी हैं और आप हमारी आवाज़ हैं, आप हमारे खिलाफ, आप मेरे खिलाफ बोले जितनी तनकीद करनी है कौमी असम्बली में जाएं। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहना चाहता, वरना कहने को बहुत कुछ है। एक बात। दूसरी बात यह है कि मेरी इत्तला के मुताबिक इन्होंने अपनी जमात का इजलास भी बुला रखा है। वो कल नहीं हो रहा, ये मैंने रीचेक कर। जी, वो जाहिर है कि भाई आज लोग बाग आ रहे थे और फिर
ये उस वक्त तक फैसला करने की पोजीशन में नहीं है जब तक ये इनकी जमात का इजलास नहीं होता। पार्टी के एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास इनको जाना पड़ेगा क्वेटा। मेरा ख्याल है कि न सिर्फ एग्जीक्यूटिव कमेटी का, शायद वो जनरल काउंसिल तक भी, ये नहीं कि वो ज्यादा वसी यानी पंडाल लगे, ठीक, और वो फैसला करेगा। और इस वक्त जो फजा जो मैंने जो महसूस किया बलूचिस्तान को समझते हुए, उसमें यह है कि इनको पैगाम ये मिल रहा है कि साथ डट जाएं। पैगाम कहाँ से मिल रहा है? इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी से, बैक होम। हाँ, वो तो आपने बताया कि वो जो लोग हैं वो। एक बात। दूसरी बात यह है कि न सिर्फ आप जाएं, बल्कि आप ऐसा करें, इनकी जमात के एक सेनेटर भी हैं, मोहम्मद कासिम साहब। आप कह रहे हैं कि आप सर अगर वाज़ेह पैगाम देना चाहते हैं ना, कि ये पार्लिमान जो है हमारे दुखों का मदावा नहीं है, तो आप उन सेनेटर सर साहब को भी कहें, मोहम्मद कासिम साहब, कि आप भी इस्तीफा दें। और एक इनका MPA है जहांगीर मेंगल, वर्ड से। अब इनकी पार्टी के अंदर, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर ये बढ़ रही है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर फर्ज करें ये फौरन ही रजामंद हो जाएं, आके एक आध तकरीर कर लें, तो फिर वो नौजवान जिन्होंने अब वो सोशल मीडिया पे और वहाँ लोकली ग्राउंड और लेवल वहाँ नहीं, जिन्होंने दूसरे लोगों का रास्ता चुन लिया है, मतलब जो महरम के साथ चले जाते हैं, उसकी रैलीज में जा रहे हैं, वो कहेंगे वो ठीक कहती है, सारे सियासतदान पहले ऐसे बढ़ के लगाते हैं, ये हमारे दुखों का मदावा नहीं है। इसका मतलब तो ये इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो आपने तो इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया कि मुझे ये फील हो रहा है कि शायद अब वापसी का रास्ता कम है अख्तर मेंगल के पास, चांसेस। मैं ये चाहता हूँ कि नहीं, चाहता होना है डिफरेंट स्टोरी, जो फैक्ट्स आपने रखे बाबू, लेकिन उसके बावजूद हमें हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए कि वापसी हो। और अच्छा, और ये बात ये है कि चलो तो मुझे छोड़ो, मौलाना फजलुर रहमान साहब, मैं उस पर आता हूँ। यहाँ इस पर एक सवाल है ना मेरा छोटा सा। कर सरदार अख्तर मेंगल एक MNA है, एक MNA, उसका इस्तीफा इतना भारी हो गया है। मैं ये क्या बात ये होता है कि एक सेंटिमेंट प्रिवेल कर रहा होता है ना, यानी एक खल्के खुदा के दिलों में एक जज्बात पाए जाते हैं, और उसको इजहार के लिए कोई चेहरा नहीं मिल रहा होता। तो अख्तर मेंगल साहब ने वो कर दिया, उन्होंने कर दिया। अगर नवाज शरीफ खुद चले जाएं या शहबाज शरीफ खुद चले जाएं या कॉल कर लें, अख्तर मेंगल साहब फोन हर एक का सुनते हैं। ये उनके शरीफ साहब कहें तो कह कि जी सर आपके साथ क्या हुआ है, वो बेचारे किस मुंह से जाएंगे, मतलब कहा किस मुंह से जाओगे वाले वगैरह वाला बात है। आई डोंट थिंक सो। मेरा अपना ख्याल है कि अगर इनकी जमात जो है वो ये सोचे कि हाँ भाई हमारे पास स्पेस बनती है, ठीक है, और थोड़ा बहुत गालिबन, अगर मेरा अपना ख्याल है कि सूबाई हुकूमत को भी, खास तौर पर सूबाई वजीर आला को खुद इनिशिएटिव लेना, दिल बड़ा करना चाहिए। बड़ा ऑफ कोर्स पीपल्स पार्टी अगर इनको भेजा जाए जखरानी साहब को, तो पीपल्स पार्टी के वजीर आला को कैसे। अगर मौलाना साहब का आप कुछ कहने लगे थे। हाँ, असल जो प्रॉब्लम जो तुम कह रहे थे ना, इस एक इस्तीफे ने क्यों सबको परेशान कर दिया। हाँ भाई, मौलाना फजलुर रहमान ठीक है, इस वक्त उनकी पार्टी 2024 के इलेक्शंस के बाद जरा कमजोर है न्यूमेरिकली, एताद व शुमार के हवाले से, ठीक। जीरक, अजरबाकार सियासतदान वो आज खड़े हुए हैं, नेशनल असेंबली में बोले हैं वहाँ। उन्होंने क्या कहा है, सिर्फ एक बात पे, एक नुक्ते पे गौर करो। आप चलाइए जी, सुनाए जी। आज का मामलात को खराब न कीजिए। आप इस वक्त चेयर कर रहे हैं कौमी असम्बली के इजलास को, आपकी तरफ से वाज़ेह हिदायत जानी चाहिए कि ऐवान मुस्तरब है, मुल्क के लिए परेशान है, और ऐवान पर एतमाद किया जाए। हम जैसे कैसे भी हैं, फॉर्म 47 के हैं या 45 के हैं, लेकिन अब इस ऐवान में हम बैठे हुए हैं, डिजोर न सही डिफेक्टो सही, लेकिन इन्हीं से आपने काम लेना होगा। इनको अपना मुलाजिम समझकर कि ये सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि जब रियासत चाहेगी कि तरमीम कर लें तो इन्हीं से तरमीम कराएंगे। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये मैं स्किप कर गया था, मैंने सुनी। अरे भाई, बात ये है कि इनकी पूरी तकरीर जो है वो ये कह रही है कि हम सियासतदानों को बेबस और लाचार मत कीजिए,
वो तो मान रहे 45-47 जो भी वो है। कहते हैं भूल जाए इसको, जो हुआ सो हुआ, आगे बढ़े। और इन्होंने एक बड़ी ग्रैंड पिक्चर दी है जो बड़ी, मानी ये सिर्फ 8 मिनट की इनकी तकरीर है, लेकिन इसमें इतना कुछ है कि बंदा सोचता रहे। मसला इन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त प्रॉक्सी जंग हो रही है, इलाकों के नाम लिए हैं बाकायदा। उसमें इनसे सिर्फ एक गिला है कि इन्होंने कहा कि जी वो डेरा इस्माइल खान, आपको पता है सबसे पहले हमारे शो में फखर काका खेल ने कहा था, कुछ 3 महीने पहले, और अभी चंद ही रोज पहले आपको पता है क्या वाकया हुआ वहां कोलाची में। DI खान से यूब तक इनका ये ख्याल है कि सी पैक का जो रूट बनना है वहां से वहां तक, उसको उसमें रुकावट डालने के लिए सी पैक के मंसूबों के ऊपर, तो ये तमाम जो गड़बड़ है, बदअमनी वो खुद कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी भत्ता वसूल हो रहा है, वो ये कह रहे हैं कि जी रास्ते में रोक कर वो टोल आपसे वसूल कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान का कौमी तराना वहां नहीं पढ़ना। बहुत सारे स्कूलों में कौमी तराना नहीं हो रहा, तो उन्होंने कहा कि जी हम हाजिर हैं वतन की खातिर, हमारे इख्तलाफात अपनी जगह, हमारी तनकीद अपनी जगह, क्यों मैं कब से तुम में कहीं चले जा रहा हूं, उसकी छोटी सी झलक नहीं आपने देखी। अभी तक हमारा IMF का जो पैकेज है वो डिले होता चला जा रहा है, अगले 2 हफ्तों में भी शेड्यूल में नहीं है। और क्या आहिस्ता आहिस्ता कहानी बन रही है कि इस वक्त जो पाकिस्तान में गुर्बत और बिजली के बुरे बिल हैं जो नाकाबिले बर्दाश्त हो चुके हैं, उसकी बुनियादी वजह चीन के साथ हुए वो मुआहदे हैं, IPP वाले चाइना के एग्रीमेंट, और चीन जो हमारा दोस्त बनने का दावेदार है, उसके जो बैंकों के कर्जे उन्हें वापस करने, वो तैयार नहीं हो रहे हमें को राहत देने को। लिहाजा ये बात लोगों के एक तरफ तो जहन में ये बिठाई जा रही है, दूसरी तरफ मैं साजिशी थ्योरियों पे जी हरगिज बिलीव नहीं करता हूँ। मैं बहुत हर चीज को नाप तोल के बात करता हूँ। मैं तुम्हें कहे चले जा रहा हूँ कि जब से ये बांग्लादेश का वाकया हुआ है, इंडिया रिपीटेडली ये पूरा, उनका मीडिया देख लो, उनके पॉलिटिकल सर्कल्स देख लो, वो कहे चले जा रहे हैं कि जी ये तो पाकिस्तान ने करवाया। पाकिस्तान माना कि यार नहीं कि छोड़ो ना यार, आप खुदा उन्होंने इस बात को वहां विद इन इंडिया बिल्ड किया है कि 15 साल से खातून बैठी हुई हैं और वो अपने किसी मुखालिफ को सांस नहीं लेने दे रही, और उस दौरान 3 जनरेशंस यार पैदा हो गई हैं। ठीक, तो एक वहां की एक्यूमुलेटेड सूरत हाल में हम क्या कर सकते थे, लेकिन बहरहाल अब वो भी अपना वो कर रहे हैं। लेकिन मेरा मौलाना से सिर्फ एक जो है वो गिला बनता है कि मौलाना आप इतने जीरक सियासतदान हैं, क्या किसी सियासतदान को कोई गैर सियासी कुव्वत, खा वो कितनी ही ताकतवर हो, गैर मुतल्लिका कर सकती है? नहीं कर सकते। देखिए ना, यूं अख्तर मैंगल ने कहा कि ये है यार इस्तीफा, एक थरथरली मच गई ना, एक सियासतदान वही आप कर, और इस्तीफे ने हुकूमत के सर में दर्द तो किया। मौलाना दूसरों से गिला मत कीजिए। मैं आपके दुख को समझता हूं, बिल्कुल ठीक है जी, मैनिपुलेट किया जा रहा होगा, बिल्कुल हो रहा होगा, मैं इस बात से एग्री, यानी कि आपकी इनकार नहीं करूंगा, लेकिन आपने अपने तजर्बे से बतौर सियासतदान अपना वजूद बरकरार नहीं रख पाए, अपने आप को रेलिवेंट क्यों नहीं रख पाए? रेलिवेंट तो अभी भी है। अरे बाबा, हल्के की सियासत से डिफरेंस हो रही, अब उस पे भी उनके कई तहफ़्फ़ुज़ात हैं ना। तुम निकल जाओ पेशावर से कराची तक, आपके अवाम की बेपनाह अक्सरियत जो है वो सियासतदानों से नफरत करती है। सियासतदानों की अक्सरियत उनकी दानिश में चोर और लुटेरे मतलब हैं, एक ऐसा और ये चोर और लुटेरे कहने का अमल जो है ये इफ्तिखार चौधरी के जमाने से जारी डिग्रियों के जरिए चलवाया जाता है, फिर धरना होता है। सर 10 साल लगाए ना हमने एक चीज को बनाने में, डिमोलिश करने में। अब आप अपने आप को कैसे बहाल करोगे? वो चाहते हैं ना, ये तरीका करें ना। हमने बहाली की बात की ना कि आइए आगे बढ़ते हैं, भूल जाइए 45-47 को। आई थिंक दिस इज अ गुड जेस्चर। यस, मैं अप्रिशिएट कर रहा हूं, बट देन वो जिन्हें कह रहे हैं कि आगे बढ़े, क्या वो भी आगे बढ़ने को तैयार है? नहीं, आजकल शहबाज साहब की कमर का क्या हाल है? वो कुर्सी लेके फिर रहे हैं। कुर्सी एक ब्रेक ले लो यार। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। और अब हम बात करेंगे, मौलाना साहब की बात हो रही थी तो सियासी सूरत हाल
कशीदा है, वहीं मामलात जो हैं वो ओ भाई पार्टियों के अंदर मैंने वो आ गए हैं मेरे साथ, वो फखर मैसेज में बिजी थे, मैं उसमें बिजी थे, वो आ चुके हैं, मुझे पता चल गया है। जी अस्सलाम वालेकुम फखर भाई। वालेकुम सलाम मुस्तफा साहब। अच्छा भैया, बात यह है कि वो आज बिलाखिर मौलाना साहब ने वो बात जो आपने हमारे ही प्रोग्राम में 3 महीने पहले DI खान और वो रास्ता जो मियाँ वाली, वो सारा लकी मरबत और फिर सारा जो आप जिक्र कर रहा था, आज बिलाखिर उन्होंने खुद कह दिया है कि जी बदअमनी की इंतहा हो गई जी। अब इस बदअमनी की इंतहा के होते हुए भी गवर्नर जो है आपके खैबर पख्तूनख्वा के, वो फरमा रहे हैं वजीर आला साहब को कि साहब मेरी दानिश में आपको मेजॉरिटी का एतमाद मुयस्सर नहीं रहा, आप अपने नंबर गिनवाएं। अगरचे उन्होंने ज़बानी कहा है, लेकिन एक हवाले से देखा जाए तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है ना फखर। देखिए, जो कुछ मौलाना ने कहा है, अगर आप उसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो मैं उसको वेलकम कहूंगा। उसके बाद हमें ये समझाएं कि बहरहाल कुछ तो वजह है ना यार, जो इतने अरसे से, इतने दिनों से सूबाई असेंबली का इजलास ही नहीं हो रहा। इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। एक तो मौलाना साहब ने जो बात की है वो बिल्कुल बजा है, क्योंकि खुद उसके कारकुनान को, चाहे वो डेरा इस्माइल खान हो या इसे मुल्क का जनूबी वज़ीरिस्तान हो, लकी मरवत हो या फिर बन्नू हो, तो उनके कारकुनान को बराह रास्त निशाना बनाया जा रहा है। ये इस जंग में एक नई चीज़ है जो अगस्त 2021 के बाद, यानी जब अमरीकी इत्तेहादी अफवाज का इनखिला हुआ, तो अब हम देख रहे हैं कि देवबंद, मकतबा फ़िक्र और खुसूसन मौलाना फजल रहमान की जुमात को निशाना बनाया जा रहा है। और आपको मालूम है कि इन इलाकों में उनकी इनग्रेस काफी ज्यादा है, जो जनूबी अजला है और साथ में फॉर्मर फाटा, जिनको अब जमशुद अजला कहते हैं। यहाँ तक तो बात ठीक है। जहां तक गवर्नर कुंडी साहब की, फैसल करीम कुंडी साहब की बात है, 18वीं तरमीम के बाद और जो फाटा के इंजमाम के बाद, अगर आप खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर की हैसियत देखें, गो के इससे कबल बाकी गवर्नर्स के मुकाबले में खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर थोड़े से मजबूत होते थे, क्योंकि उनके पास 7 कबायली यूनिट आते थे। लेकिन अब इसकी वो बिल्कुल बेअसर हैं गवर्नर काफी हद तक, और फिर इस तरह की बयानबाजी ये देते रहते हैं। एक तो ये रिश्तेदार भी हैं, एक ही इलाके से इनका ताल्लुक भी है, और जाहिर ही बात है इसी तरीके से गवर्नर ने भी खुद अपनी कुर्सी के हवाले से कुछ ना कुछ तो करके दिखाया। हम लोग पंजाबी में इसको कहते हैं शरीका, अगर रिश्तेदारी भी हो और एक दूसरे के साथ वो भी चल रही है। आपका भी पश्तो का एक लफ्ज है गालिबन इसके लिए। नहीं, वैसे को कहते हैं तरबूर है ये। हाँ, तरबूर। हाँ, फखर भाई, वैसे आपके भी वो दोस्त हैं कुंडी साहब जो भी बयान देते हैं, बड़े अरसे से टीवी पे बड़ी सुलझी हुई गुफ्तगू करते हैं, साथ साथ फैक्ट्स भी बताते हैं। अब जो फैक्ट्स उन्होंने बताए हैं कि भाई आप फुटबॉल की तरह काबीना में चेंजेस कर रहे हैं, जिस तरह प्लेयर बार बार आता और चला जाता है, ब्यूरोक्रेसी आपकी सुन नहीं रही, तो ये फैक्ट्स हैं जिनका हवाला कुंडी साहब ने दिया है। बिल्कुल। दरअसल पीटीआई इस वक्त अगर आप देखें तो, अगर आप इमरान खान की हकीकी किला या कासल जिसको कहे डिफेंस फोर्ट, वो खैबर पख्तूनख्वा ही बनता है। अब जो 8 सितंबर को चढ़ाई होनी है, उसमें भी जाहिर बात है नजर खैबर पख्तूनख्वा पर ही है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की में पीटीआई की अपनी यह हालत है कि 2 जो बड़े धड़े हैं, जिसको साउथ का दड़ा कहा जा सकता है, जिनकी सरबराही अल-यमीन गंडापुर साहब करते हैं, और एक को नॉर्थ का दड़ा आप कह सकते हैं, जिसमें भी हाल ही में शकील या पलियाकीम या दीगर जो इनके बुनेर से ताल्लुक रखते हैं, जो मलकंड रीजन और पेशावर वैली का नॉर्थ का हिस्सा है, जिसमें शाहराम तरक है, आतिफ खान, ये फैमिलीज भी उसमें शामिल है। तो नॉर्थ और साउथ एक दूसरे के खिलाफ सफ़े आरा हैं। जहां तक जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, मुझे नहीं लगता ऐसे, क्योंकि आप दोनों हजरात को याद होगा, ये कोई पहली दफा नहीं है। इससे कबल परवेज खटक के खिलाफ भी एक अलायंस बन गया था, फिर परवेज खटक साहब चले जाते थे बनी गाला, और फिर इमरान खान साहब को राजी किया जाता था। इसके बाद महमूद खान के दौर में भी काफी ये कोशिशें हुई, लेकिन अल-यमीन को अगर हम देखें तो वो काफी मजबूत है इस हवाले से। जहां तक फैसल करीम कुंडी के एतराजात हैं, वो मैं समझता हूं उससे कहीं ज्यादा है। आपने रिपोर्टें सुनी होंगी
कि जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी, यहाँ की जमीनों को बेचा जा रहा है, अस्पताल में रियायत ना होने के बराबर है। हर मिनिस्टर ये कहता है कि सेक्रेटरी मेरी बात नहीं मानता, और अली अमीन और सदर्न डिस्ट्रिक्ट के जो एमपीए हैं वो बराह रास्त मिनिस्ट्रीज को कंट्रोल करते हैं। अभी हाल ही में जो शकील खान का मुद्दा सामने आया था, उसके हवाले से भी जो करीबी जरा हैं सेक्रेटरिएट में, चूंकि हम जाते हैं, सुनते हैं सेक्शन ऑफिसर, सेक्रेटरीज, डिप्टी सेक्रेटरीज, तो वो ये लग रहा एक और बात बताएं, एक मिनट ठहरे कि यहाँ पे इस्लामाबाद में ये भी अफवाहें चल रही हैं, उसके लिए तो गालिबन फिर हम अली अमीन गंडापुर या सूबाई हुकूमत को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते कि कुछ यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर लगाने के ऊपर भी कुछ गड़बड़ की खबरें हैं, तो वो तो गवर्नर का अख्तियार नहीं होता है। बिल्कुल गवर्नर का, लेकिन 18 अमेंडमेंट के बाद उसको पाबंद बनाया गया है प्रोविंशियल गवर्नमेंट के। तो वो गवर्नर साहब वो नॉमिनल हेड होते हैं, बाकी जो लिस्टें होती हैं या जो हाई कमीशन, जो हायर एजुकेशन लिस्टें, एडवर्टाइजमेंट, इंटरव्यू, सारी सिलेक्शन वो सूबाई हुकूमत करती है मेरे ख्याल में। जी बिल्कुल, वो एक सिर्फ चांसलर की हद तक उनका हो सकता है, तो आप लेटर वो लिख सकते हैं। अच्छा नहीं, लेकिन देखो एक मिनट का खेल, आप मुझे ये कह रहे हो एक तरफ तो बदअमनी जो आप बहुत पहले से धुआई मचा रहे थे हमारे शो में, और आज मौलाना ने खुलकर कौमी असेंबली में कह दिया, अमन व अमान तो गया, अल्लाह हाफिज। अब आपकी गुफ्तगू तो ये लग रहा है कि तालीम भी माशाल्लाह बस हाथ से जा रही है। बिल्कुल, ब्यूरोक्रेसी मुकम्मल तौर पर मैं अंदर की बात अगर कहूं तो वो दबे लफ्जों में हंस हंस कर, कई जो ब्यूरोक्रेट्स वगैरह हैं उनसे जब बात होती है तो वो कहते हैं कि एक अजीब सी बात है, हम जो बात करते हैं मिनिस्टर्स को उनकी समझ नहीं आती, और मिनिस्टर जो हमें बताना चाहते हैं वो हमें समझ नहीं आती। तो ये पहली मर्तबा ऐसी की, और फिर ये कि किसी मिनिस्टर को ये इत्मीनान नहीं है कि आज वो मिनिस्टर है कल वो नहीं रहेगा। फखर भाई, आखिरी सवाल, टाइम खत्म हो गया मेरे पास। ये जो इतनी बैड गवर्नेंस है, क्या उसका जो ग्रॉस रूट लेवल है, जनरल पब्लिक जो है वहां की, जो वोटर है वहां का, जो पीटीआई का सपोर्टर अपने आप को रजिस्टर करवा चुका है, वो क्या सोचते हैं और वो कहां खड़ा है? चूंकि जैसा कि मैंने अर्ज किया कि कौमी सतह पर और इमरान खान का जो इमेज है वो तो अभी भी है, क्योंकि मरकजी सतह पर बिजली की अगर आप चीजें देखें, जाहिर बात है खैबर पख्तूनख्वा उसी मुल्क का हिस्सा है, तो एक लिहाज से वो चीज मौजूद है। आप यूं कह सकते हैं कि पीटीआई का जो वर्कर था या जो उसका हिमायती था वो ऑलमोस्ट साइलेंट मोड पर जाता हुआ हमें दिखाई देता है। प्रोएक्टिव से अब वो पैसिव की तरफ जा रहा है इस हद तक। वेरी राइट, बहुत शुक्रिया। एक्टिव से पैसिव हो रहा है, कमेंट करना इस पे? नहीं, मेरा ख्याल है कि जी उन्होंने काम की बात कर दी है। बहुत बहुत शुक्रिया फखर, आज आपको हमने दोबारा दावत दी। फौरी तौर पे ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन साहब। आज मैं इलेक्शन कमीशन की एक वो आई खबर, उसमें यह था कि इस्लामाबाद के जो बल्दियाती इंतखाबात 9 अक्टूबर को शेड्यूल थे वो मुलतवी कर दिए। आपको खबर लगी है? ओ यार, तुम्हें मैंने उसी दिन कह दिया था जब हुकूमत ने ड्रामा लगाया। ड्रामा नहीं लगाया, ये ओ यार, यही होता है ना। देखो उन्होंने तो कानून, बात सुनो मेरी, खुदा का वास्ता है यार, हम कब तक जो है अपने आप को धोखा देते रहे? सीधी सी बात है कि ये बनते हैं सियासी सारे लोग, जमहूरियत के भी मामे बनते हैं, चैंपियन है, और ये बात तस्लीम करने को कोई तैयार ही नहीं होता कि जमहूरियत जो है, जमहूरी कल्चर हमारे यहाँ नई पौध क्यों नहीं आ रही सियासत में नुमाया? हमने सियासतदानों को गंदा इतना करते को बनना नहीं चाहता। चलो, उसके बावजूद जो बनना चाहते हैं, देखो ना, तुम ये बात तो तस्लीम करोगे कि 8 फरवरी के इंतखाब ने बहुत सारे नए चेहरे आगे किए हैं। मसलन 8 फरवरी से पहले मिसाल के तौर पर शुएब शाहीन सोच सकते थे कि वो इस्लामाबाद से खड़े हो जाएं? नो नो नो, हारे या जीते, हरवाए गए या जितवाए गए, भूल जा दो इस बात को। बट द वेरी फैक्ट, बैरिस्टर गोहर साहब, वो जो मरवत साहब आए हैं ना बंदे। अच्छा, अब इससे भी ज्यादा बहुत बड़ी खेप आ सकती है। सिर्फ एक काम करें, पाकिस्तान का मोस्ट एजुकेटेड सिटी है इस्लामाबाद, यहाँ पे यार एक मॉडल आप एक लोकल गवर्नमेंट बना दें। हालत ये है, आपको याद है
जनरल मुशर्रफ साहब आए थे 7 नुकाती एजेंडा लेकर। जनरल तनवीर नकवी साहब को वो अरस्तू समझते थे, वो प्लेटो हैं उनके जो लिखे हैं, न्यू रिपब्लिक बनाए। उन्होंने दुहाई मचा दी कि पूरी डीसी का सिस्टम खत्म करना है, ये करना है, वो करना है। एक शहर को टच नहीं किया। वो कौन सा था? इस्लामाबाद। वाई? अरे यहां तो सीडीए का कंट्रोल होना चाहिए शहरी अमूर पर, ब्यूरोक्रेसी, प्लॉट, बिल्डिंगों की ये। सर इस वक्त जो शहर का आलम है, आप ये देखिए, ये ओवर पासिस बन गए, अंडर पासिस बन गए, आपने अपनी तरफ से बड़ी फास्ट कनेक्टिविटी दे दी ना। एक जगह कंटेनर लगते हैं, पूरा शहर ब्लॉक हो जाता है। सर जी ये सियासतदान समझते नहीं है यार, खुदा का वास्ता है, जल्द अज जल्द करवाओ, क्या हो जाएगा? ये कोई भी नहीं करवाना चाहता, ये नहीं कि मैं इस हुकूमत को बुरा भला हम कहते हैं। ना वही ना, इसीलिए देखो ना अब क्या सूरत है कि लोग कहते हैं यार यही चेहरे देख देख कर ये थक गए हर वक्त हमने। अब मिसाल के तौर पर यही मुशर्रफ साहब ने जब वो किया था ग्रास रूट्स रेवोल्यूशन, बलूचिस्तान में काफी अरसा खामोशी रही ना। जो पहले 2-3 साल गुजरे उसमें बल्दियाती नुमाइंदों ने काफी काम किया। 1 मिनट मेरे पास। हाँ। उसके बाद पता उनका नाम क्या मशहूर हो गया था? अरूप तरूप। अरूप तरूप कहते हैं जब ये झाड़ू जमीन पे फेर रहे हो ना, मार पानी। ठीक। अच्छा उन दिनों आपको याद होगा वो कौन थी, जुबैदा जलाल साहबा। वो मैं उनको लिखता होता था, डॉटर ऑफ द कोस्ट इजाद हुई थी, आई हो गई, क्यों के ग्रास रूट्स की नहीं थी। अच्छा वो जो एक्सपेरिमेंट किया था मरहूम मुशर्रफ साहब ने, वो कामयाब एक्सपेरिमेंट था। इसलिए वो कामयाब ना हो पाया कि जैसे ही उन्होंने 2002 के इलेक्शन करवाए तो उनके जो सूबाई वजीर आला थे अस किस्म परवेज इलाही साहब, साढ़े बल्ले की रह जाना, आहिस्ता 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 वो कंट्रोल। अच्छा उनके सबसे बड़े पॉलिटिकल एडवाइजर कौन थे? एक टॉप के ब्यूरोक्रेट मरहूम तारक अजीज साहब। ठीक। उधर कौन बैठे हुए थे पंजाब में? रंधावा साहब। वो भी एक मसला ये है कि अख्तियार जिसके पास हो ना वो देने को तैयार नहीं होता। और इस मुल्क में और सियासी जमातें अपनी निगरानी में, अगर आपने 2 मरतबा इस्लामाबाद में इलेक्शंस करवा दिए और एक आपने अच्छी इफेक्टिव, देखो अपनी वो खतरा है ना कि पीटीए की हुकूमत आ जाएगी। तो यार क्या हो जाएगा, हुकूमत थोड़ी आएगी। ओ इस्लामाबाद में ओ यार दिल्ली को रूल कर रहा है केजरीवाल कितने अरसे से, उसके पास तो वहां की पुलिस का कंट्रोल नहीं है। उसके बावजूद उसने वहां पे तालीम का निजाम इतना अच्छा कर दिया है, बिजली मुफ्त है घरों में, बहुत कम रेट्स में। ओह बहुत। तो क्या हुआ? नहीं तो क्या फर्क पड़ा? वजीर आजम तो अब भी वही है ना, बावजूद इसके कि अभी इंतखाबात से कब मसाइल में इतनी गिरी है। वहां नरेंद्र मोदी इतना स्ट्रांग था, अब उसको आप शहबाज शरीफ से तो कंपेयर नहीं कर सकते ना। इनके तो मसाइल इतने कि एक यार जब एक अख्तर मेंगल के इस्तीफे ने नींदें उड़ा के रख दी। सर इस आप कहते हैं कि ये इस्लामाबाद में इलेक्शन करवाएं। आपको पता है कि अख्तर मेंगल साहब ने ये भी कहा है कि मैं जो इस्तीफा दे रहा हूँ ये उस निज़ाम के खिलाफ दे रहा हूँ जिसका हिस्से में मीडिया भी शामिल है। मतलब मैं और आप भी उनके इस्तीफे के जिम्मेदार हैं उनकी निगाह में। अच्छा हम तो वैसे ही जिम्मेदार करार दे दिए जाते हैं। वो तो हम कहाँ से हैं यार? क्या बात कर, क्यों हमारा क्या? आप कहते हैं कि मैं कोई पिलर शिलर नहीं हूँ ना। अगर मैं पिलर नहीं हूँ तो मैं जिम्मेदार भी नहीं हूँ। जिम्मेदार तो वही है ना जो 4। शुक्र है आपने अपनी औकात पहचानी। यार मैं काफी खुश हूँ। लेट्स बी रियलिस्टिक। टाइम खत्म हो गया, लेकिन नाज़रीन हम अच्छे हैं या बुरे हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने प्रोफेशन के साथ सिंसियर रहें, और अल्लाह करे कि अख्तर मेंगल साहब का जो इस्तीफा है वो वापस हो जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।